इस साल फरवरी में मैं अपने परिवार के साथ पिजन फोर्स टेनेसी गया था। हम एक छोटे से कैबिन में ठहरे थे जो एक गोल्फ कोर्स के बीच में था। मेरे मॉम, डैड, नानी, मौसी और उनकी बेटी और मेरा भाई, उसकी गर्लफ्रेंड और उसके डैड, सभी लोग जंगल में घूमने और ट्रेल्स पर हाइकिंग करने निकल गए। मैं, मेरी बहन और मेरा कज़न हम कैबिन में ही रुक गए। करीब आधे घंटे बाद हम तीनों बस बैठे थे, कार्ड्स खेल रहे थे और काफ़ी हंसी मजाक कर रहे थे। तभी कैबिन के दरवाजे पर ठक ठक हुई। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। हम सब डाइनिंग रूम में बैठे थे। डाइनिंग रूम में करीब 8-10 खिड़कियां थीं, जिनमें से एक सीधे दरवाजे की तरफ खुलती थी। दरवाज़ा डाइनिंग रूम की तरफ थोड़ा तिरछा था। जब ये ठक ठक की आवाज़ हुई, मैं उसी समय ओवन में रखी कुकीज़ चेक करने के लिए उठ रहा था, तो उस पल में दरवाजे को देख नहीं पाया, लेकिन मेरी बहन और कज़न उसे साफ साफ देख सकते थे। उनके मुताबिक उस समय दरवाजे पर कोई नहीं था। मेरी बहन दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी और मेरा कज़न मुझे एक अजीब से, समझ से बाहर एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था, जो सच कहूं तो मुझे थोड़ा अजीब और डरावना लगा। फिर भी मैं अपना काम छोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन अभी आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि मेरी बहन ने मुझे पीछे वाले दरवाजे से बुलाया। ध्यान रहे, मैं डाइनिंग टेबल से उसे अब भी देख सकता था और उसने मुझे आवाज़ नहीं लगाई थी। और जो कोई भी मुझे बुला रहा था, उसने मुझे मेरे फर्स्ट नेम से पुकारा था। मेरी बहन ने मुझे मेरे फर्स्ट नेम से शायद 3rd क्लास के बाद कभी नहीं बुलाया था। अपना फर्स्ट नेम सुनते ही मैं अलर्ट हो गया और मुझे लगा शायद दरवाज़ा खोलना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं होगा। तो मैंने वापस जाकर फिर से बैठना ही ठीक समझा और उसे नज़रअंदाज कर दिया। अगली रात मैंने अपने बड़े कज़न को कॉल किया, जो हमारे साथ कैबिन पर नहीं आया था। मैं उसे अपनी एक्स के साथ हुई एक सिचुएशन पर बात कर रहा था। उस कॉल के दौरान मैं पोर्च पर रखी मेटल ग्लाइडर चेयर पर बैठा था, जहां हॉट टब रखा था, क्योंकि अंदर मुझे दम घुटने जैसा एहसास हो रहा था। वहीं बैठे बैठे मेरी नज़र गोल्फ कार्ट वाले एक ब्रिज पर पड़ी, जो नीचे पहाड़ी पर था। मैंने देखा वहां कोई खड़ा था और सीधे मेरी तरफ देख रहा था। उस समय मैंने सोचा कि शायद कोई आदमी होगा और मुझे उसमें कोई अजीब बात नहीं लगी, लेकिन जैसे ही मैं अपने कज़न से बात खत्म करने ही वाला था, एक अजीब सी, भारी सी दहशत और खतरे की फीलिंग आने लगी और मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि वो आ कहाँ से रही है। मैं चुपचाप कुर्सी से उठा और अंदर चला गया और एक मूवी लगा ली। मज़े की बात यह है कि इस सब के बाद भी हम एक एग्जॉटिक कार एग्जिबिट और एक्वेरियम घूमने गए। वहाँ सब कुछ ठीक था, कुछ भी अजीब नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हम पहाड़ों से होते हुए वापस कैबिन की तरफ लौट रहे थे, वो दहशत वाला एहसास फिर से लौट आया। इतना ज़्यादा कि मेरे सीने में भारीपन से दर्द होने लगा। 5 मिनट तक वो असहनीय डर और दबाव मुझे पागल करने लगा और फिर अचानक वो चला गया। ना कोई दर्द, ना कोई डर, कुछ भी नहीं बचा। मेरे मॉम डैड मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मेरा भाई और उसकी गर्लफ्रेंड पीछे की सीट से झुक झुक कर पूछ रहे थे कि क्या मैं ठीक हूँ या क्या मुझे कुछ चाहिए। वो पूरी घटना सच में बहुत अजीब और डिस्टर्बिंग थी। क्या कोई मुझे बता सकता है कि वो क्या चीज़ हो सकती है? क्योंकि 4 महीने बाद भी मैं इसके बारे में सोच सोच कर पागल हो रहा हूँ। हर साल पतझड़ में मैं अपने परिवार को लेकर मेन के जंगलों में एक कैबिन पर जाता हूँ। कैबिन इन द वुड्स वाली बात सुनकर गलत मत समझना, वो असल में काफ़ी आलीशान टाइप का अनुभव है और शायद मेरे बच्चे आलीशान वाला शब्द सुनकर आंखें घुमा दें, लेकिन अगर वो जगह इतनी अच्छी ना होती तो शायद उन्हें भी इतनी पसंद ना आती। उस कैबिन के बाहर हॉट टब है, पूरी किचन है और रिमोट इलाके के हिसाब से भी इंटरनेट कमाल का है। लेकिन मेरी फेवरेट जगह वो है उसका आरामदायक टीवी एरिया, जहाँ एक फायरप्लेस है और साथ में स्लाइडिंग ग्लास डोर भी। वो ग्लास डोर्स पश्चिम की तरफ हैं और क्योंकि कैबिन एक खुले मैदान में एक हल्की सी ढलान के ऊपरी हिस्से पर बना है, तो वहाँ के सनसेट सच में गजब के होते हैं। हॉट टब के लिए पैसे देना एक बात है, लेकिन डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में लाल नारंगी पत्तों को ऐसे जलते हुए देखना,
ये वो चीज़ है जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। लेकिन किस्मत के एक अजीब डरावने मोड़ ने इन स्लाइडिंग ग्लास डोर्स को मेरी जिंदगी के सबसे डरावने नज़ारे का हिस्सा बना दिया। वो दरवाजे एक तरफ हमें बचा रहे थे और दूसरी तरफ हमें वो दिखा रहे थे जो मैं शायद कभी भूल नहीं पाऊंगा। आज भी जब हम उस शानदार लकड़ी के कैबिन पर जाते हैं, किसी न किसी पल वो याद अपने आप दिमाग में आ जाती है और मुझे सिरहन दे जाती है। ये किस्सा आज से 15 साल पहले का है, 2010 का। तब मेरी बेटी मिडिल स्कूल में थी और मेरा बेटा अभी अभी डायपर से बाहर निकला था। मेरी पत्नी ने बेटे को अभी सुलाया ही था। बेटी अपने कमरे में थी, अपने कंसोल पर गेम्स खेल रही थी जो हमने उसके बर्थडे पर लिया था। और पूरे दिन में पहली बार मैं और मेरी पत्नी बस एक दूसरे के साथ बैठे थे, टीवी रूम में सनसेट देख रहे थे और वाइन की एक बोतल शेयर कर रहे थे। हम बस चुपचाप उन ग्लास डोर से बाहर देख रहे थे और सोच रहे थे कि हमने कितनी मुश्किलें झेल कर यहाँ तक का सफ़र तय किया है। तभी हमें बाहर एक कुत्ता दिखा। वो किसी मिक्स ब्रीड जैसा लग रहा था। वो आराम से चलता हुआ हमारे सामने आकर रुक गया और फिर वैसे ही जीभ बाहर निकाल कर बैठ गया जैसे कि आम कुत्ते करते हैं। मेरी पत्नी ने कहा, देखो ज़रा, कितना प्यारा कुत्ता है, लगता है खो गया है। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उस कुत्ते ने हमारी तरफ सिर घुमा लिया और तभी मैंने नोटिस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसकी पसलियां साफ दिख रही थीं। शायद वो आवारा था, लेकिन उसके मुंह के किनारों पर सफ़ेद झाग भी था। उसके बालों में कुछ चिपका हुआ था। मेरी पत्नी, जो दिल से बहुत नर्म है, उसने पूछा कि इस बेचारे को कुछ खाना या पानी दे दें। उसे भी लगा कि शायद वो आवारा और भूखा कुत्ता है। वो सोफे से उठने ही वाली थी कि मैंने हल्के से उसका हाथ पकड़कर कहा, बैठ जाओ। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई कंजूस इंसान हूं जो भूखे जानवर को खाना नहीं देना चाहता। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि मुझे लगता है इसको रेबीज है, वो तुरंत समझ गई कि मैं उसे दरवाज़ा खोलने से क्यों रोक रहा था। जब वो फिर से बैठ गई तो मैं उठकर ग्लास डोर के पास गया ताकि पक्का कर लूं कि मैं ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव तो नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही मैं ग्लास डोर के पास पहुंचा, वो कुत्ता अचानक दांत दिखाने लगा और इतनी ज़ोर से गुर्राने लगा कि मोटे ग्लास के पार से भी साफ सुनाई दे रहा था। उसकी डरावनी गुर्राहट सुनकर मैं वहीं जम गया। मुझे हैरानी हो रही थी क्योंकि वो दिखने में बस एक पालतू कुत्ते जैसा लग रहा था, लेकिन उसके गुस्से का असर मुझ पर इतना गहरा हुआ जैसे वो सच में मेरा गला फाड़ देना चाहता हो। मुझे एहसास हुआ कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि ज़्यादातर कुत्ते दोस्ताना होते हैं, वरना आदमी का बेस्ट फ्रेंड कुछ ही सेकंड्स में उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। मैंने उसे और भड़काने की बजाय पीछे हटना चाहा। मैंने सोचा फ़ोन उठाकर एनिमल कंट्रोल को कॉल करूंगा, लेकिन जैसे ही मैंने मुड़कर पीठ दिखाई, वो अचानक मेरी तरफ झपटा। अगर मेरी पत्नी ने अचानक चिल्लाकर ओ माय गॉड ना कहा होता तो शायद मुझे पता भी ना चलता। मैंने पलट कर देखा और उसी वक्त कुत्ते का चेहरा सीधे ग्लास डोर से टकराया और जो आवाज़ हुई वो आज भी सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। उस टक्कर की आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी फिर से चीख पड़ी और उसकी चीख सुनकर मेरी बेटी भी दौड़कर कमरे में आ गई। उस वक्त मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी अपनी बेटी को कमरे से बाहर ले जाना, क्योंकि वो मंजर हमारे जैसे बड़ों के लिए भी काफ़ी परेशान करने वाला था, तो बच्चे के लिए तो और भी डरावना होता। ग्लास डोर पर खून का हल्का धब्बा देखकर और बाहर कुत्ते को चक्कर लगाते हुए खांसते हुए देखकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे मजबूरी में उस पर चिल्लाना पड़ा ताकि वो वापस अपने कमरे में चली जाए। अब मेरी अगली प्राथमिकता थी एनिमल कंट्रोल को बुलाना। मुझे डर नहीं था कि वो कांच तोड़ देगा। पहली टक्कर के बाद तो वो कुत्ता वैसे भी हिल गया था, लेकिन जब मैं ऑपरेटर को कॉल करके लोकल एनिमल कंट्रोल से कनेक्ट करने के लिए कह रहा था, मैंने देखा वो कुत्ता सचमुच दांत गड़ाकर कांच को चबाने की कोशिश कर रहा था। उसकी सूजी हुई मोटी जीभ बार बार बाहर लटक रही थी और तभी मुझे समझ आया वो प्यासा नहीं था, ना ही उसे गर्मी लग रही थी। उसकी जीभ इतनी सूज चुकी थी कि वो मुंह के अंदर ठीक से रह नहीं पा रही थी। उसकी नाक से भी खून बह रहा था।
शायद कांच के टकराने से उसे चोट लग गई थी। जैसे जैसे वो अंदर घुसने की कोशिश में अपने दांत गड़ा रहा था, कांच पर और भी खून फैलता जा रहा था। वो अब भी गुस्से से भरा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर किसी तरह वो अंदर घुसने में कामयाब हो गया तो सबसे पहले वो हम पर हमला करेगा। लेकिन उसी बीच कभी कभी उसकी आंखों में एक अजीब सी नजर आ जाती, ऐसी नजर जिसमें मुझे हताशा साफ दिख रही थी, जो मेरे दिल को चीर रही थी, जैसे वो चुपचाप हमें पुकार रहा हो, मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। मैं वैसे भी घर में बंदूक रखने वाला इंसान नहीं हूं, और अगर रखता भी तो भी शायद इतना दिल नहीं रख पाता कि उस बेचारे जानवर पर गोली चला दूं, चाहे वो बीमारी से कितना भी तड़प रहा हो। हम बस इंतजार कर सकते थे कि एनिमल कंट्रोल वाले हमें वापस कॉल करें, क्योंकि वो पहली बार में फ़ोन नहीं उठा रहे थे। मैं जल्दी से जल्दी चाहता था कि हम उन्हें बता सकें कि हम कहाँ हैं और उस कुत्ते की हालत कैसी है। उन लोगों की कॉल आने से पहले ही वो कुत्ता वहाँ से चला गया। लेकिन उस वक्त तक मेरी पत्नी बहुत परेशान हो चुकी थी, बहुत घबरा गई थी, और मैं भी कोई अच्छी हालत में नहीं था, क्योंकि जैसा मैंने कहा, वो मेरी ज़िंदगी के सबसे डरावने नज़ारों में से एक था। आने वाले सालों में मेरी बेटी एक टीवी शो द वॉकिंग डेड की बहुत बड़ी फ़ैन बन गई, और मुझे हमेशा हैरानी होती थी कि उसने कभी उस शो के वायरस और उस दिन के कैबिन वाले वाकये के बीच कोई कनेक्शन नहीं बनाया। आखिरकार हमें उसे समझाना पड़ा कि वो कुत्ता रेबीज से पीड़ित था, ये बीमारी कितनी खतरनाक होती है, और उसे ऐसे जानवरों के लक्षण पहचानने सीखने चाहिए ताकि वो उनसे दूर रह सके। मेरे लिए ये बात हमेशा अजीब रही है कि लोग काल्पनिक ज़ॉम्बी मूवीज़ में दिलचस्पी लेते हैं और इस बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे ये कभी हकीकत में हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे पास पहले से ही एक तरह का ज़ॉम्बी वायरस धरती पर मौजूद है, एक ऐसा वायरस जो जानवरों को और शायद इंसानों को भी गुस्से से भरे मुंह से झाग छोड़ते जीव में बदल सकता है, जो अपने काटने से बीमारी फैला सकते हैं। हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसे अपने मन में बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये एकदम असली है और हमारे बीच मौजूद है, और ये एक छोटा सा सच मेरी रूह को हिला देता है। 1990 का क्रिसमस सॉल्ट लेक सिटी में रहने वाले टीटा परिवार के लिए बहुत खास और खुशियों भरा होना था। 20 साल की लिनाए टीटा और उसकी 16 साल की बहन इंतज़ार कर रही थी कि वो पहाड़ों में बने अपने फैमिली कैबिन में जाएं, जहां हर साल उनकी फैमिली और बाकी रिश्तेदार छुट्टियां मनाने के लिए इकट्ठा होते थे। वो कैबिन वीबर कैनियन के नीचे ओकली नाम की जगह के पास बना था, इतना दूर कि आसपास कोई बड़ी सड़क भी नहीं थी। वो इलाका इतना अलग थलग था कि भारी बर्फबारी के दौरान कैबिन पूरी तरह बाहरी दुनिया से कट जाता था। ऐसे वक्त में वहां सिर्फ स्नो मोबाइल से ही पहुंचा जा सकता था। शहर की भागदौड़ से दूर रहने के लिए वो एकदम परफेक्ट जगह थी। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि अगर वहां वो लोग किसी मुसीबत में फंसते तो उस फैमिली को बचाने के लिए कोई नहीं आ पाता। कैबिन को पूरी तरह क्रिसमस के माहौल में सजाने के बाद वो फैमिली सॉल्ट लेक सिटी चली गई। उन्हें क्रिसमस की बची कुची शॉपिंग करनी थी। लेकिन जब वो बाहर थे तो बर्फीले जंगल में चल रहे दो आदमी अचानक उस कैबिन के पास आ पहुंचे और उन्होंने कैबिन के अंदर घुसने का फैसला किया। उन दोनों आदमियों के नाम थे वॉन लेस्टर टेलर और एडवर्ड स्टीफन डेली। दोनों पैरोल पर थे और एक हफ्ता पहले ही अपने हाफवे हाउस से भाग चुके थे। एडवर्ड को 1989 में आग लगाने के केस में 5 साल की सज़ा हुई थी, जबकि वॉन एक हिंसक चोरी के लिए 15 साल की सज़ा काट रहा था। कैबिन में घुसने के बाद दोनों ने पहले खुद को गर्म किया, फिर उस फैमिली का खाना और ड्रिंक्स चुरा लिया। उन्हें फैमिली का वीडियो कैमरा भी मिला, उससे उन्होंने खुद का वीडियो बनाया, कैसे वो कैबिन को उलट पुलट कर रहे थे, यहाँ तक कि फैमिली के क्रिसमस गिफ्ट खोलकर त्योहार का मजाक उड़ा रहे थे। वॉन को लगा था कि वो जल्दी निकल जाएंगे और पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन एडवर्ड ने साफ कह दिया वो कहीं नहीं जा रहा। उस दिन करीब 3:30 बजे लिनाए टीटा अपनी माँ बेथ और दादी केट टीटा के साथ शॉपिंग से लौट आईं। बर्फ हल्की थी,
इसलिए वो सॉल्ट लेक सिटी तक गाड़ी ले गए थे। गाड़ी पार्क करके वो आराम से कैबिन के अंदर चली गईं ताकि ठंड से जमे शरीर को गर्म कर सके। लेकिन जैसे ही वो किचन में पहुंची, उनका वो छोटा सा विंटर पैराडाइज एकदम नरक में बदल गया। लिनाए ने बताया, फ्रिज के पीछे से एक घुंघराले बालों वाला आदमी निकला। उसने ग्रे स्वेट शर्ट पहनी हुई थी और उसने सीधे मुझ पर पिस्तौल तान दी। जैसे ही उनकी माँ सीढ़ियों के ऊपर पहुंची, पीछे के बेडरूम से दूसरा आदमी निकला जिसने मोटे चश्मे पहने थे और वो भी माँ पर बंदूक ताने खड़ा था। लिनाए को लगा कि शायद लूटपाट होने वाली है, लेकिन तभी जब उसकी माँ ने डर के मारे ऊंची आवाज में प्रार्थना शुरू की, वॉन टेलर ने कहा, तुम्हारी प्रार्थना का कोई फायदा नहीं होगा। मैं शैतान की पूजा करता हूं और मैं तुम्हारी रूह लेने आया हूं। और फिर वॉन ने ट्रिगर दबा दिया। उसने केट को गोली मार दी, फिर बेथ के सर में भी गोली मारी। लिनाए सदमे और डर से जड़ हो गई, लेकिन उसकी दहशत और बढ़ गई जब उसे याद आया कि उसके पापा और बहन भी कुछ ही मिनट में लौटने वाले हैं। उसने चोरों से विनती की कि जो चाहिए वो ले जाओ, लेकिन यहां से चले जाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वॉन और एडवर्ड अब अपने अंदर आई ताकत में मजा ले रहे थे, खून के नशे में डूबे हुए थे। जैसे ही उन्हें आवाज आई कि रॉल्फ और ट्रिश टीटा गाड़ी से उतर रहे हैं, वो इस बात से खुश हो गए कि उनके पास 2 नए शिकार आ गए हैं। उन्होंने उन्हें गाड़ी से उतरते ही पकड़ लिया और बंदूक की नोक पर कैबिन के अंदर ले आए। लिनाए ने बताया, मेरे डैड ने मेरी आंखों में आंसू देख लिए थे और बिना एक शब्द कहे उन्हें समझ आ गया था कि माँ और दादी के साथ कुछ बहुत बुरा हो चुका है। एडवर्ड और वॉन ने तीनों को कैबिन के मेन रूम में घुटनों के बल बिठा दिया और फिर उन्होंने लड़कियों से कहा कि देखो कैसे हम तुम्हारे पापा के सर में गोली मारेंगे। उन्हें यह सब मजाक लग रहा था, क्योंकि पहली बार ट्रिगर दबाने पर गोली नहीं चली, सिर्फ क्लिक की आवाज आई। लड़कियां रोते गिड़गिड़ाते माफी मांग रही थीं। एडवर्ड ने बंदूक से गोली निकालकर फिर से लोड की, ट्रिगर दबाया, लेकिन इस बार भी गोली नहीं चली। मानो कोई ऊपर से कह रहा हो कि बस अब बहुत हो चुका। लेकिन अगर वो ऊपर वाले का संकेत था भी, तो उन दोनों खूनी अपराधियों ने उसे अनसुना कर दिया। एडवर्ड ने तीसरी बार बंदूक लोड की और इस बार गोली चल गई। वो गोली रॉल्फ टीटा के चेहरे को चीरती हुई निकल गई और वो वहीं कारपेट पर गिर पड़ा। इसके बाद दोनों घुसपैठियों ने गैसोलीन का कैन निकाला, थोड़ा रॉल्फ के शव पर डाला और आग लगा दी। फिर पूरे कैबिन में ज्वलनशील तरल छिड़क दिया और बाकी बची दोनों लड़कियों को मजबूर किया कि वो स्नोमोबाइल में खाना और शराब भर दें। फिर कैबिन को जलाने के बाद दोनों आदमियों ने एक एक लड़की को स्नोमोबाइल पर बिठाया ताकि वो भाग न सकें और बर्फ में निकल पड़े। भले ही वो कैबिन एकदम अलग थलग था, लेकिन वीबर कैनियन की भौगोलिक बनावट के कारण गोली की आवाज दूर तक गूंज गई। एक दूर के पड़ोसी ने तुरंत उस आवाज को पहचान लिया। वो बाहर दौड़ कर आया तो उसने 2 स्नोमोबाइल्स को दूर जाते हुए देखा। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है और उसने बिना देर किए लोकल पुलिस को कॉल कर दी और संभावित खतरे की सूचना दी। 16 साल की ट्रिश ने बाद में बताया कि उसे डर था कि जैसे ही वो मेन रोड तक पहुंचेंगे, उसे और उसकी बहन को तुरंत मार दिया जाएगा। इसलिए उसने पागलों की तरह दिमाग दौड़ाना शुरू किया कि भागने का कोई तरीका मिल जाए। ट्रिश ने बताया, मेरे पास तरह तरह के प्लान थे। स्नोमोबाइल को कैसे क्रैश करना है, उसे किसी पेड़ से कैसे टकराना है, कैसे उसे नीचे गिराना है। लेकिन दिमाग में बस यही आता रहा कि मैं अपनी बहन को छोड़कर नहीं जा सकती। हमारी मदद करने वाला कोई नहीं था और हमारे पास जाने की कोई जगह नहीं थी। फिर शायद किस्मत के एक अद्भुत खेल से ट्रिश और लिनाए ने अपने अंकल रैंडी को देखा, जो उस ट्रेल के पास टहल रहे थे जहां से वो जा रही थी। रैंडी को लगा कि लड़कियां शायद दोस्तों को घुमाने निकली हैं, तो उन्होंने हाथ हिलाकर उन्हें अभिवादन किया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो असल में अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। अगर लड़कियों ने जरा भी प्रतिक्रिया दी होती तो पक्का था कि एडवर्ड या वॉन उन पर गोलियां चला देते।
लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से गजब के संयम का परिचय देते हुए ट्रिश और लिनाय ने उनके अभिवादन को पूरी तरह अनदेखा किया और बस चुपचाप स्नो में चलते हुए हाईवे की तरफ बढ़ती रहीं। लिनाय ने बाद में बताया कि मुझे पता था अंकल की जान खतरे में पड़ सकती है। मुझे पता था कि अगर उन आदमियों को ये पता चल जाता कि रैंडी हमारे अंकल हैं तो वो उन्हें मार डालते। एडवर्ड और वॉन ने लड़कियों को मजबूर किया कि वो उन्हें टीटा परिवार की एक गाड़ी तक ले जाएं, जो हाईवे के किनारे पार्क थी, लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि लड़कियों के अंकल वो गाड़ियां देख सकते थे। उन्होंने लड़कियों को गाड़ी के पीछे बिठाया और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, रैंडी उलझन में खड़े रहे, क्योंकि लड़कियों ने उनकी मौजूदगी को नज़रअंदाज कर दिया था। रास्ते में एडवर्ड और वॉन ने पूछा कि वो हाथ हिलाने वाला आदमी कौन था, लेकिन लड़कियों ने साफ इनकार कर दिया और कहा शायद कोई पड़ोसी होगा। फिर जैसे ही गाड़ी ओझल हुई, एक और स्नोमोबाइल नजर आई, टीटा परिवार की तीसरी स्नोमोबाइल, लेकिन उसे चलाने वाला आदमी बिना किसी विंटर कपड़ों के था और उसका चेहरा खून और जली हुई त्वचा से बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था। वो था रॉल्फ टीटा, जो किसी तरह उन घातक चोटों से बच गया था जिनसे उसकी मौत तय मानी जा रही थी। अंकल रैंडी ने बाद में एक टीवी चैनल से कहा, रॉल्फ का चेहरा पूरी तरह सूजा हुआ था, खून से लथपथ था, उसकी एक आंख पूरी तरह बंद हो चुकी थी और ठंड इतनी भयानक थी कि उसके चेहरे से खून की बर्फीली लटें लटक रही थीं। रॉल्फ की हालत बहुत खराब थी। उसने अपने भाई की ओर देखा और धीरे से कहा, मुझे गोली मारी गई है, मेरी पत्नी की हत्या कर दी गई है और मेरी बेटियों का अपहरण हो गया है। बाद में पता चला जब उस पर पेट्रोल डालकर आग लगाई गई तो उसके कपड़े पूरी तरह फ्लेम रिटार्डेंट थे, इसलिए पेट्रोल डाले जाने के बावजूद आग फैलने में वक्त लगा और जब उसकी आंख खुली तो वो पूरी तरह जलने से पहले उन्हें उतार सका। उसके चेहरे पर चलाई गई गोली ना तो उसके दिमाग को कोई नुकसान पहुंचा पाई और ना ही रीढ़ की हड्डी को काट पाई। असल में वो बस बेहोश हो गया था और फिर आंख की गंध ने उसे जगा दिया। जागने के बाद जब उसने अपना कैबिन जलते देखा तो वो वहां खड़े एक स्नोमोबाइल पर सवार होकर अपनी बेटियों को बचाने के लिए पीछा करने निकल पड़ा। अपने अधमरे भाई को देखकर अंकल रैंडी ने उसे अपनी गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बिठाया और उन आदमियों का पीछा करना शुरू किया। रैंडी की कार में पुराना सेल्यूलर फोन लगा था, तो गाड़ी दौड़ाते हुए उन्होंने तुरंत समिट काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट को कॉल किया। जैसे ही डिप्टीज भी उस गाड़ी का पीछा करने लगे, एक डरावनी 90 मील प्रति घंटा वाली रफ्तार की कार चेज शुरू हो गई। पुलिस ने कई बार उन्हें रुकने का आदेश दिया, लेकिन वॉन और एडवर्ड इतनी लापरवाही से गाड़ी चलाने लगे कि गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वो ढलान से लुढ़क गई। चमत्कारिक रूप से ट्रिश और लिनाय को जरा भी चोट नहीं आई। गाड़ी को चारों ओर से घेर लेने के बाद एडवर्ड और वॉन समझ गए कि पुलिस की गोलियों से मारे जाने से बेहतर है खुद को सरेंडर कर देना। ट्रिश और लिनाय सुरक्षित थीं। 25 वर्षीय वॉन टेलर और 21 वर्षीय एडवर्ड डेली पर 2 फर्स्ट डिग्री मर्डर, एक अटेम्प्टेड फर्स्ट डिग्री मर्डर और 2 किडनैपिंग के मामले दर्ज हुए। मई 1991 में ट्रायल के दौरान वॉन टेलर ने मर्डर का दोष कबूल लिया और सिर्फ 2 हफ्ते बाद उसे मौत की सज़ा सुना दी गई। एडवर्ड डेली को सेकेंड डिग्री मर्डर का दोषी माना गया और उसे उम्र कैद की सज़ा मिली। केस में सबसे बड़ी ताकत थी रॉल्फ टीटा की गवाही। ट्रिश ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा, मुझे याद है जब एडवर्ड कोर्ट में आया और उसने मेरे पिता को देखा तो उसके चेहरे का भाव साफ बता रहा था कि उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरे पिता बच गए हैं। उसके चेहरे पर हार की झलक थी और मेरे लिए वो पल जीत का था। 10 साल बाद 2001 में एडवर्ड डेली ने लिनाय को एक चिट्ठी लिखी। उसने लिखा कि वो अब वो लापरवाह लड़का नहीं रहा जिसने उसकी मां की हत्या में मदद की थी, और दया दिखाते हुए लिनाय ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन उसने कहा कि उसे खुशी है कि वो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जेल में ही बिताएगा। वहीं वॉन टेलर ने लगातार अपनी मौत की सज़ा के खिलाफ अपीलें की। उसका कहना था कि हत्याएं एडवर्ड ने की हैं और वो खुद हैरान
और सदमे में था जब उसका साथी लोगों को मारने लगा। उसने ये भी कहा कि उसे मौत की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उसका दिमागी स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो असल में एडवर्ड के दबाव में इस अपराध में शामिल हुआ था। हैरानी की बात यह है कि उसकी लगातार कोशिशें एक समय पर सफल हो गईं और 2020 में यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज टीना कैंपबेल ने उसकी मौत की सज़ा पलट दी क्योंकि उसे पब्लिक डिफेंडर से पर्याप्त बचाव नहीं मिला था। टीटा परिवार के जीवित सदस्यों और जनता में इस फैसले पर गुस्सा फूट पड़ा। एक बड़े कैंपेन के बाद पिछले साल एक फेडरल अपील्स कोर्ट ने वॉन टेलर को फिर से यूटा की डेथ रो पर भेज दिया। उस भयानक अपराध के बाद ट्रिश और लिनाय ने तय किया कि उस दिसंबर की दोपहर की दहशत उनकी जिंदगी पर हावी नहीं होगी। टीटा परिवार ने उस कैबिन को फिर से बनाया और कोशिश की कि वहां नई खुशहाल यादें बनाई जाएं ताकि बुरी यादें मिट सकें। दुर्भाग्य से कुछ साल बाद रॉल्फ टीटा का कैंसर से निधन हो गया। उनकी बेटियों ने उन्हें अपने लिए एक सच्चा हीरो बताया, लेकिन सच कहें तो असली हीरो वो दोनों लड़कियां थीं, क्योंकि अगर उस दिन लड़कियों ने इतना संयम और साहस न दिखाया होता तो इस बात में कोई शक नहीं था कि और भी निर्दोष लोग उन दो खून के प्यासे पागलों के हाथों मारे जाते जो साल के सबसे पवित्र समय को खून और दहशत से रंगना चाहते थे।